माथे पर बिखरे पसीने से नीम ब्राउन बाल, इक्काब सी तेज आंखें, सामने खड़े देव की सी कदो-क़दामत वाले मोटे शख्स पर अटकाए मगरूर खिड़ी नाक से पसीने का कतरा नीचे गिरा तो कुछ पीछे होते वो मुकाबिल रेसलर पर कूदा। वो शायद हमले की तवक्को कर रहा था, लेकिन खुद पर उसे घुटनों के बल गिरने से वो भारी वजूद समेत नीचे गिरा। कुछ ही देर बाद हर तरफ सुल्तान के नारे गूंज उठे और वो फतहमंदी से मुस्कुराता अपनी ट्रॉफी वाला हाथ ऊपर लहराया। रिंग से बाहर आते वो अपने फैन के दरमियान से गुजर रहा था। लड़कियों से वो कोसों दूर रहने वाला शख्स था, अब भी सिर्फ लड़कों से हाथ मिलाता बाहर चला गया अपने रूम में। सुल्तान बहरोज, आपके वालिद साहब आए हैं। वो जो टॉवल से पसीना साफ कर रहा था, गार्ड के बताने पर आंखें घुमाता बाहर गया। अब यकीनन एक लंबा लेक्चर मिलेगा। सुल्तान बहरोज शर्टलेस अपने बाप के सामने पानी की बोतल को मुंह लगाए खड़ा था और इसका बाप अफसोस से अपने इकलौते बेटे को देख रहे थे, जो ना सिर्फ खुद सर बदतमीज बल्कि इंतहा का ढीठ था। हमने आपको कहा था कि इस रेसलिंग में मत आया करो, लेकिन तुम रोज इधर ही मरते हो। वो दोनों रूम में अकेले थे। उसका बाप सोफे पर कर्फ्यू से टांग पर टांग चढ़ाए अपने बेटे की हरकत मुलाहिजा कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड से टेक लगाए पानी की बोतल को खाली कर चुका था। डैड, मैं कितनी बार कहूँ, रेसलिंग जुनून है मेरा, नहीं छोड़ सकता मैं। वो तीवरी चढ़ाए गोया हुआ। जुनून गया भाड़ में, आए दिन कोई ना कोई गहरी अंदरूनी चोट तुम्हें लग जाती। मेरे बेटों की यहाँ लाइनें नहीं लगी हुई, जो तुम्हें कुछ हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने गरजते हुए ऐसे घूरा जो साहब आराम से कान खुजाते इधर उधर का जायजा ले रहे थे, जैसे इससे अहम कोई काम ही ना हो। डैड, किसने कहा था मुझे अकेले को पैदा करें? तंग आ गया हूँ सुन कर कि अकलौते हूँ, ये ना करो, अकलौते हो वो ना करो। भाई मैंने कहा था मुझे इकलौता रखो। वो खासा चिढ़ते हुए बोला, जिस पर उसके बाप उस सरफिरे को देखकर रह गया। समझाना तो फजूल था, इसलिए वो उठे। चलो घर, तुम्हारी माँ को बताऊंगा कि उसका सपूत क्या कह रहा है और किधर से लाया हूँ उसे। स्टैंड से लटकी उसकी शर्ट उसे पकड़ाते वो आराम से बोले कि शर्ट पकड़कर पहनता बहजोद उछल ही पड़ा। डैड प्लीज, मॉम को बिल्कुल भी नहीं, वरना मेरे 5 घंटे तो कहीं नहीं गए। और आज तो रोई भी मेरी खत्म हो गई है। शर्ट के बटन बंद करते बहरोज ने परेशानी से बाप को कहा, जिस पर वो ना सिर्फ सर हिलाते बाहर निकल पड़े। बहरोज अपने बाप के साथ चलता बाहर आया। वो दोनों साथ चलते वक्त पर मुस्कुरा रहे थे। वैसे डैड, पिछले माँ सेक्रेटरी लड़की थी ना? हवेली में दाखिल होते बहरोज ने पुरसोच अंदाज में कहा। उसका बाप समझ गया था कि वो वार्निंग दे रहा है कि अगर मेरा बताया तो वो भी बता देगा। दांत पीसते उन्होंने अपने बेटे की पुश्त को देखा, जो सीढ़ियां चढ़ते रुका। वापस मुड़ते फिर भरपूर मुस्कुराते फ्लाइंग किस अपने बाप की तरफ उछाते अपने कमरे में बंद हो गया। उसका बाप ताज्जुब से सर हिला गया। कभी कभी तो इन्हें यकीन ही ना आता था कि ये इनका ही बेटा है, जो हमेशा बाप को आगे लगाए रखता था। जोनीशा, बेटा देख, अपनी अम्मी की तबीयत तो खराब नहीं हुई, रात सारी बुखार था। वो छोटे से किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी जब उसका बाप अंदर आते परेशानी से बोला, जी अबू, अभी देखती ये आखिरी रोटी है बस। उस परी पैकर ने मुस्कुराते कहा, जिस पर उसका बाप सारे लाता चला गया। दुपट्टे से माथे पर आया पसीना पूंछती उसने गहरा सांस भरा। काले स्याह बालों की चोटी कमर पर झूल रही थी। गजाली बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें थक्कन से चूर थी। सतून नाक में पहनना, लौंग और नाजुक सुर्ख पंखड़ियों वाले होंठ, सुर्ख व सफेद रंगत। वो नाजुक सी लड़की अपना काम करती अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ उसकी छोटी बहन माँ के सराहने बैठी थी। बन्नो, अम्मी का बुखार कैसा है? अब वो गीले हाथ साफ करती बेड पर बैठी। आपी अभी भी तेज ही है,
چھوٹی بہن دبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تو مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ ہو جائے گی ٹھیک امی، ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی امی کی طبیعت بگڑ گئی۔ بابا جلدی آئے۔ اس کی چیخوں پکار پر اسلم دوڑتا آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اسلم باہر کھڑا پریشانی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا مالک اسے نوکری سے نکال دے گا اگر وہ نہ گیا، اور یہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہیں جانے اگلے 2 گھنٹے۔ وہ ایک معمولی سا مالی تھا جسے سلطان کے باپ نے رکھا تھا، جبکہ سلطان کو خوف تھی ان غریب لوگوں سے۔ اپنے باپ کو پریشانی میں دیکھ کر زنیشا اپنے باپ کے پاس آئی۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں، پریشانی کی وجہ وہ بھی جانتی تھی۔ بیٹا اگر یہ نوکری چلی گئی تو تیری ماں کا علاج نہیں ہو پائے گا، اور جتنے پیسے یہاں سے ملتے ہیں کہیں سے نہیں ملنے۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ امی کے پاس رہے، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ احساس دل لڑکی دھیما مسکراتے بولی، اتنی پریشانی میں بھی اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ بیٹا دھیان سے، کوئی کام غلط نہ کرنا، چھوٹے صاحب غصے کے بہت تیز ہیں۔ اسے سمجھاتے وہ بھیج چکا تھا جبکہ خود ڈاکٹر کے پاس چلا گیا جس نے انہیں بلایا تھا۔ چھوٹے ملک وہ یہ ہکلا کیوں رہی ہو؟ بکو جلدی۔ گہری سبز آنکھیں آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پر ملازم نے حلق تر کرتے اپنے مالک کو دیکھا۔ مالک جی اسلم آج نہیں آیا، اس کی بیوی بیمار تھی، ہسپتال ہے لے کر۔ آپ نے جو پودے منگوائے وہی پیچھے گارڈن میں پڑے ہیں۔ اس کی دھاڑ پر سہمتے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتایا، جس پر اس کے ماتھے پر بالوں کا جال بکھر گیا۔ یعنی سلطان بہروز کے حکم کی نافرمانی کی گئی، میں اس کی سزا خود منتخب کروں گا، ایسے ماروں گا اسلم کو دوبارہ کبھی سلطان بہروز کا حکم ٹالنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وحشت بھری آنکھیں ملازم پر گاڑے، وہ شفقت سے بھگویا ہوا وہ ملازم جانتا تھا کہ اب اسلم کا کیا حال ہوگا۔ اس کا مالک سلطان بہروز جو اپنی حویلی میں گرتی چمچ کی آواز پر ملازم کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا تھا، وہ اپنا حکم نہ ماننے پر کیا حشر کر سکتا تھا۔ ملازم کانپتا ہانپتا وہاں سے چلا گیا۔ بہروز اپنے ہاتھ میں چابی گھماتے گیٹ کی طرف چل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کی دہلیز کو پار کرتا، کوئی نازک سا وجود حجلت میں داخل ہوا اور بہروز کے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بہروز کا بازو اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ ڈر کے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی، لیکن خود کو کسی کی گرفت میں باندھے اس نے اپنی بھوری آنکھیں کھولی۔ جو غصے سے بھری سبز آنکھوں سے ٹکرائی، اس کا غصہ محسوس کرتی اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بہزود اس نازک روئی جیسے وجود کو جھٹکے سے اوپر کیا جو بامشکل اس جھٹکے سے سنبھلی۔ کون ہو تم؟ اوپر سے لے کر نیچے تک اسے گھورتے اس نے پوچھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ہی اس کے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے، پھر اب اس کا تشویشی لہجہ اس کی آنکھیں بھر گئی۔ سر جی وہ میں آپ کی ملازم اسلم کی بیٹی ہوں، ان کی جگہ آئی ہوں کام کرنے۔ اس کا رعب ہی ایسا تھا کہ وہ لڑکھڑاتی اٹکتی اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی۔ اس کے ہلکانے پر ناگواری سے بہروز نے منہ موڑا، لیکن وہ اسلم کی بیٹی ہے یہ بات سنتے اس کی آنکھیں چمک گئیں اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو تمہیں کام بتاؤ، امید ہے تمہارا نازک سا وجود اس کام کا بوجھ اٹھا لے گا۔ استرجیا کہتے اس کے بھیگے نین کٹوروں کو دیکھتے وہ پچھلے گارڈن کی طرف بڑھا۔ خود کو سنبھالتی وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ایک بڑا سا گارڈن جس میں شاید ہر طرح کا پودا موجود ہوگا، اور اس نے پہلی بار اتنا حیران کر دینے والا گارڈن دیکھا تھا۔ یہ رہے پودے جو سامنے کیاری میں لگانے ہیں، اور ایک بھی پودا خراب نہ ہو، اگر ہوا تو تمہارے باپ کی ساری عمر اس پودے کی قیمت ادا کرتے ہی گزر جائے گی۔ اسے یوں پاگلوں کی طرح گارڈن کو گھورتے دیکھ اس نے اپنے ذلیل سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پر ہوش میں آتے اپنے پاس پڑے پودوں کے گملوں کو دیکھا۔ تقریباً 7 گملے جن پر چھوٹے چھوٹے پھول تھے، وہ پھول کو دیکھتی قدرت والے کی بنائی گئی ان چیزوں پر دنگ رہ گئی کہ ایک پھول 7 رنگ کا تھا اور چھوٹا سا پھول نازک سی پتیوں والا۔ یہ پھول اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو فراموش کیے اس میں کھو گئی۔ بہروز غور سے اس عجوبے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے خیال سے وہ پاگل ہی تھی جو پھولوں کو دیکھتی مسکرائے جا رہی تھی۔ ہیلو لڑکی، وہ کام کہاں ہے، کرو بغیر غلطی کے۔ چٹکی بجاتے اس نے آنکھیں دکھائی۔ جی سر، اوکے۔ اپنا حجاب درست کرتی
करती वो नीचे बैठ गई। शायद उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। अपनी सोच पर मुतमिन होता वो थोड़ी दूर साइड पर पड़ी चेयर पर बैठ गया। वो चाहता था ये लड़की को गलती करे और वो उसकी सजा उसके बाप को दे दुगनी करके। उसे वहां से जाते देख उसने झटके से इस फूल की नाजुक पत्तियों पर अपने सुर्ख छोटे होंठ रखे उसी तरह सब फूलों को चूमती वो खिलखिलाकर हंसी। ये जाने बगैर कोई उसकी हरकत बड़े गौर से देख रहा था। वो भी दिलचस्पी के साथ इर्द से बेनियाज होकर वो बहुत प्यार से एक एक गमला उठाती क्यारी में रख रही थी। अब वो अपने हाथों से गीली मिट्टी खोदने लगी जिसे देखते बहरोज को उलझन हुई। ए लड़की, हाथों से क्यों खोद रही हो? ऊपरी एकाब से गरजदार आवाज पर बुखलाती जगह से उठी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी आयन सामने वाले के सीने से टकराई और दोनों हाथ उसकी वाइट शर्ट पर नस्ब हो गए। फटी फटी आंखों से अपने सुर्ख सफेद हाथों मिट्टी से भरे उसको इसकी शर्ट पर देखती इसने नजरें उठाई जो वहशत गुस्से से भरी सब्ज आंखों से टकराई। यकीनन अब वो इसका कत्ल करेगा। बेरोज अपनी फेवरेट शर्ट को यूं गीली मिट्टी से खराब देखते उसके दोनों हाथों को अपने खुदरे सख्त हाथों में दबोचा। अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है तुम में क्या? बेवकूफ लड़की, मेरी शर्ट खराब कर दी तुमने। वो सख्ती से उसे पकड़े धारा। मैं साफ कर देती हूँ। उसकी धार पर सहमती वो भीगे लहजे में बोली। ऐसी सिचुएशन का सामना पहली बार कर रही थी। वो तो कभी घर से नहीं निकली, एक दो बार इसी महल बाप के साथ आई थी। अच्छा करो साफ। दांत पीसते उसने हाथों को छोड़ा फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। सुर्ख हाथों पर उसकी उंगलियों के निशानात देखती वो रोती कांपती उसकी शर्ट को साफ करने की गर्ज से अपने गंदे हाथों से जी झाड़ने लगी। मिट्टी उतरने की बजाय और लग गई। ये नहीं उतर रही, आप शर्ट उतार दे, मैं धो देती हूँ। परेशानी से उसे अपने करीब खड़ा देखकर थोड़ा पीछे हुई। तुम्हें इधर मैं शर्ट उतार कर दूं, सोच लो फिर। बेरोज उसे गहरी नजरों से देखते बेतासा चेहरा लिया बोला। जुनीशा दो कदम और पीछे हुई। वो कुछ और ही समझ रहा था। खफत से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। बेध्यानी में एक कदम और पीछे किया और पाँव गया गमले पर। उसका पाँव गमले से लगता मुड़ा। खुद को बचाने के लिए उसने बेख्तियारी में बेरोज की शर्ट को दबोचा। बेरोज जो बेख्याली से ही खड़ा था, इसके यूं खींचने पर आन बैलेंस होते उसके साथ ही नीचे गिरा। खुद पर इतना वजन बर्दाश्त करती वो कड़ा उठी, लेकिन एक लम्स पर उसका दिल धड़क सा रह गया। बहरोज जो उसके ऊपर गिरा था, अचानक उसके होंठ बिल्कुल उसके गुलाबी होंठों पर लगे। इन होंठों की नाजुकी पर बहरोज ने जाने में ये लम्स महसूस करते आस्तगी से अपने लबों को जिन्स दी और खौफ वहशत से फक चेहरे वाली लड़की को देखा जो कसमसाते उसे पीछे करने की तकदो में थी, पर उसके नाजुक से हाथ कहाँ इस चट्टान जैसे शख्स को हिला भी सकते। आंखों से आंसू तो तरह से बह रहे थे। बेरोज संभलता उठा और माथे पर बल्लों का जाल बचा लिया। उठो अब यार, यही सोने का इरादा है और खुद पर काबू रख लिया करो। हर वक्त टकराती ही रहती हो। आबरू उचकाए उसने नीचे उसे लेटे देखकर उसका शर्मिंदगी से झुका सर सुर्ख चेहरा देखते बोला। जोनीशा कहनी के बल उठती दर्द बर्दाश्त कर गई। उसकी कहनी पर जलन हो रही थी, जबकि गमले का कोना कमर पर लगा था। होंठ भेजे वो शर्म से कांप रही थी। ये तुम हर टाइम वाइब्रेट क्यों करती रहती हो? उसके नाजुक सरापे को कांपती देख वो नागवारी छुपाए बगैर बोला। कुछ भी कहे बगैर आंसू साफ करती उसके पास से गुजरती वो बाहर भाग गई। अजीब लड़की है। वो सिर्फ इतना ही कह सका। सर झटकते उसने नीचे देखा जहाँ एक गमला टूट चुका था, जबकि दूसरे के फूल मिट्टी में गिरे पड़े थे। गहरी सांस भरता वो अंदर चला गया। शर्ट को उतार कर फेंकते बेड पर ऊंधे मुंह गिरा। आंखों के सामने कुछ देर का मनाजर लहराया तो फौरन आंखें खोल ली। निचला होंठ दांतों तले दबाए तकिए में मुंह दिए लेट गया। डैम इट यार, तकिया गुस्से से नीचे फेंकता वो उठा। वो झुझलाया सा अपने जिम रूम में चला गया। उसका इरादा अब पैचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतारने का था जो बिला वजह उस लड़की पर आ रहा था।
वो जब से आई थी छुप छुप कर रोए जा रही थी। एक नामहरम का लफ्ज उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। गलती उसकी थी जिसने उससे अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन उसे क्या मालूम था, मालूम ऐसा कुछ होगा। बेटा जुनीशा, वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत संभल गई है, इसलिए मैं अब हवेली का चक्कर लगाऊं? असलम दरवाजे पर खड़े होकर कहा। जी अब्बू ठीक है। रोने से आवाज भारी हो चुकी थी। आंसू पूछती वो अपनी माँ के कमरे में चली गई। छोटी तो स्कूल गई थी, इसलिए वो अकेली ही थी घर। असलम हवेली पहुंचा ही था कि उसे पैगाम मिला, छोटे मालिक बुला रहे हैं। असलम कुछ डरता उसके सामने पेश हुआ, जो बड़े करफर से कुर्सी पर बैठा था। असलम कल नहीं आए तुम? ऐनक के पीछे छुपी सब्ज आंखों के तासिर क्या था वो नहीं जानता था, लेकिन उसका अक्खड़ लहजा उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पर मालिक, मेरी बेटी आई थी। असलम सर झुकाए खड़ा मुअद्दब सा बोला। खामोश, जब मैं बोलूं तो सिर्फ सुना करो। हाथ उठाते वो दस्तखशी से बोला, गोया हुआ कि उसका वजूद कांप उठा। तुम्हारी इस बेटी ने 2 गमलों का नुकसान कर दिया है। तुम जानते हो वो फूल कितने महंगे हैं? सारी उम्र भी लगा दो तो कीमत नहीं दे सकोगे उनकी। अपनी ऐनक उतारते उसने साइड पर रखी और कुर्सी से उठते उसके रूबरू खड़े होते अफसोस से कहा, मालिक। असलम नजरें उसके बूटों पर अटकाए हंसते से बोला, लेकिन सुल्तान की आवाज पर बाकी लफ्ज हलक में दब गए। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तुम्हारी वो बेटी क्या नाम है उसका? कुछ उलझते उसने माथे पर बल डाले पूछा तो असलम ने सर उठाते सुल्तान को देखा, जो हमेशा की तरह गुस्से से खड़ा था। जुनीशा, सही तो जुनीशा से कहो कि वो इधर काम किया करे, कल से ही ये सजा है उसकी। सुल्तान बेनियाजी से कहता बाहर बढ़ने लगा, पर असलम की लखड़ाती आवाज पर कदम रोक दिए। मालिक, वो अपनी माँ का ख्याल रखती है, घर में वो नहीं आ सकती, आप मुझे सजा दे दे। उसकी आवाज में बेबसी नुमाया थी। मैं जो कहता हूँ उसे होना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीशा कल इधर हवेली में चाहिए मुझे, वरना सफाकत से कहता वार्निंग देते वो शाम से चलता हवेली से चला गया। असलम सर पकड़े बाहर आया। उसे जुनीशा को भेजना ही नहीं चाहिए था। सुनसान सड़क पर खड़ी उसकी कार और खुद आराम से जंगल में शिकार कर रहा था। उसने किसी जानवर का निशाना बांधा ही था कि अपने काम से आवाज सुनाई दी, सुल्तान, वाह तुम इधर। खुश शक्ल मॉडल सी लड़की खुशी से मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ी। सुल्तान 2 कदम पीछे हटते नागवारी से उसे देखा। हिया, दूर रह कर बात करो। खौफ से देखते हुए माथे पर बल डाले बोला। सारी गर्म जोशी पल में खत्म हुई। सुल्तान का रूखा सा अंदाज उसका मूड ऑफ कर गया। सुल्तान, हम बचपन के दोस्त और कजन भी हैं, फिर भी तुम ऐसे ही बात करते हो जैसे अजनबी से अनजान से करते हो। उसे कार की जाने बढ़ते देख पीछे आती वो आसूदगी से गोया हुई। तो किसने कहा है मुझे बुलाओ? दूर रहो मुझसे। गुस्सा होश बरकरार रखे वो कार के पास रुकते उसे देखा। तुम जानते भी हो मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। वो उसके लिए दिए अंदाज पर दांत पीसती बोली। हिरा, सुल्तान ने टोका। अपने अंदर के इश्ताल को दबाते उसने अपनी खालाजाद कजन को घूरा, जो इस पर कम और पैसों पर ज्यादा मरती थी। मैं जा रहा हूँ, ये फजूलियात फिर कभी सुन लूंगा। उससे पहले वो कुछ कहती सुल्तान गाड़ी में बैठते जन से भगा ले गया। वो आई नहीं अभी। अगले दिन सुबह सुबह ही सुल्तान बगैर नाश्ते किए खादमा के पास आया, जो सारे घर का काम संभालती थी। कौन? छोटे मालिक। खादमा पहली बार उससे मुखातिब होता देख हैरान हुई। वो असलम की बेटी ने आना था। नॉर्मल सा कहते वो पानी की बोतल फ्रिज से निकाले मुंह को लगा गया। नहीं छोटे मालिक, अभी तक कोई असलम की बेटी नहीं आई, जब आए तो आपको बता दूंगी। नहीं बस ठीक है। बोतल वही रखते वो बेचैनी से बाहर निकला। एक पल में वो सुल्तान का सुकून व चैन साथ ले गई थी। रात को सोते वक्त भीगी भूरी आंखें छन से सामने आ जाती। वो जितना भी झटकता उसका ख्याल पर वो सही पिंजे गाड़ गई थी। अपनी कैफियत को वो समझ नहीं पा रहा था कि कहीं दिल नहीं लगा रहा था। शिकार करने का भी मूड नहीं बन रहा था। सारा दिन वो इसी इंतजार में रहा कि कब जुनीशा आती है, पर उसका इंतजार रह ही गया। असलम ने छुट्टी ले ली थी इसके बाप से, वरना असलम
सुल्तान उसे बुलवा कर पूछ लेता। एक ही तरीका है मिस जुनिशा तुम्हें कैद करने का। तुमने सुल्तान की नींद, सुकून, चैन चुराया है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी मासूम परी। रैगिंग चेयर पर झूलते वो खतरनाक इरादे लिए सर चेयर की पुश पर अटका गया। सुबह जैसे ही उसे इत्तला मिली कि सुल्तान बेरोज ने उसे काम के लिए हवेली बुलाया है, उसकी तबीयत ही बिगड़ गई। बाबा मैं नहीं जा रही। बेड पर लेटी वो बाप का हाथ थामे मिन्नत कर रही थी। ठीक है बेटा मत जाओ, मैं बड़े मालिक से छुट्टी ले चुका हूँ अपनी। छोटे मालिक गुस्सा करेंगे पर उनके वालिद संभाल लेंगे। मालिक की बात टाली है इसलिए तुम्हें बताया था। जुनिशा के सुल्तान गुस्से का तेज है, इसीलिए इनकी इंटेंशन है बस। उसने सुल्तान से बात करने की बजाय अपने बड़े मालिक से इजाजत ले ली थी, जिस पर उसने आराम से दे भी दी थी, पर सुल्तान ने गुस्से का खौफ भी दिखा रहा था। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरा बहादुर बेटा। उसके माथे पर बूसा देते वो चले गए। 2 आंसू तकिए में जज्ब हुए। रात तबीयत जरा संभली तो उठकर सबके लिए खाना बना दिया, लेकिन पत्ती खत्म थी, चाय भी बनानी थी, इसलिए खुद ही दुपट्टा ओढ़ती बाहर कोने में बनी दुकान में चली गई। डब्बा पकड़ते वो जैसे ही अपने घर के करीब पहुंची, अंधेरे में किसी ने पीछे से नाक पर कपड़ा रखा। वो तड़पती मचलती बहुत पर जल्द ही होश हवा से बेगाना होती उसकी बाहों में झूल गई। सुल्तान से अगवा जैसा काम भी तुमने करवा लिया। चांद की रोशनी में उसके चेहरे को देखते वो मुस्कुराया। पहली बार उसने किसी लड़की को छुआ था। खामोशी से अपनी कार में लिटाता वहां से निकल गया। उसे कोई परवाह ना थी उसके घर वाले क्या करेंगे, उसके मोहल्ले वाले गुमशुदगी पर क्या खबरें फैलाएंगे। वो अनजान था बाद में होने वाली सूरत हाल से। वो नहीं जानता था गरीबों के पास अनमोल चीज इज्जत ही होती है, जिसे वो रात के अंधेरे में उठाकर खत्म कर आया था। उसकी आंख जैसे ही खुली, खुद को एक बंद का आलीशान कमरे में पाया। सूखे होठों पर जबान पेती अपने हवासों में लौटती वो उठी। आंखें वहशत व खौफ से भर गई। दरवाजे की तरफ बढ़ते अपने बेजान वजूद को घसीटा। वो कब से बेहोश थी नहीं जानती थी। उसने अपने नाजुक हाथों से दरवाजा जोर से बजाया पर कोई न बोला। मुसलसल दरवाजा बजाने से हाथ सुर्ख हो चुके थे, आंसू गालों पर बहते नीचे गिर रहे थे। किसने अगवा किया उसे, ये सवाल दिमाग में गर्दिश कर रहा था। चीखने चिल्लाने पर भी जब कोई जवाब ना मिला तो थक हार कर बेड के पास बैठती फूट फूट कर रो दी। हिचकियां बुलंद होती गई, आंसू बहते गए। चेयर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। जुनिशा ने बेयकीनी से आने वाली हस्ती को देखा। बेरोज मुस्कुराते हाथ में वाइन का गिलास पकड़े अंदर आया। जुनिशा बेसाख्त पीछे किसकी से खौफ आया उसे बेरोज से, जिसकी सब आंखें सुर्ख हो चुकी थी। हाय बेबी डॉल, कैसा लगा फिर यहाँ आकर? मैंने तुम्हें प्यार से बुलाया भी था पर तुम आई ही नहीं। तुमने बहुत तंग किया है सुल्तान को। बेरोज उसे नजरों में रखते माथे पर बल डाले मध्यम सा हंसा। शायद उसकी हालत जुनिशा को बेसाख्त अपनी किस्मत पर रोना आया। प्लीज मुझे जाने दे खुदा के लिए, आखिर क्या बिगाड़ा है आपका मैंने? जमीन पर बैठी नाजुक सी जुनिशा ने अपने हाथ जोड़े सुल्तान सामने खड़े बेहिस शख्स के सामने गिड़गिड़ाई। बेरोज सुकून से वाइन का गिलास पकड़े तमस्कराना तो इसके वजूद को देख रहा था। उसकी गिड़गिड़ाहट पर उसका दिलकश कहका रूम की फिजा में गूंजा। अपने भारी कदम उठाता वो पंजों के बल उसके सामने बैठा और उस अपनी सुर्ख गहरी सब्ज वहशत से भरपूर आंखें उसकी भूरी नीम आंखों में गाड़ी। आह मासूम परी, आह, आखिर तुम इस देव की कैद में फंसी गई और तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम सुल्तान बेरोज की नजर के सामने आई। अब तुम मेरी कैद में रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। उसका जबड़ा अपने हाथ में जगड़े वो जनूनियत और वहशत से बोला, जबकि आंखें उसके चेहरे का तौफ कर रही थी। भूरी नीम आंखें, छोटी सी सुर्ख नाक, बारीक गुलाबी कपकपाते होठ, शफाफ मुकम्मल हुस्न उसकी दस्तरस में था। सुल्तान बेरोज के होठ शान से मुस्कुराए। आप मुझसे निकाह कर ले, लेकिन कोई भी फरार की राह नजर ना आई तो बेबसी से रोती जुनिशा बोली। इस बात पर सुल्तान बेरोज की आंखों का रंग बदला। झटके से जबड़ा छोड़ते वो उठा। मैं बेरोज हूँ, सुल्तान बेरोज, दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। एक आम से माली की बेटी से निकाह कर लूँ हूँ। अपनी तरफ इशारा करते वो बेहिस पत्थर दिल वाला शख्स उसे तजिया कह रहा था। उसके लहजे से गरूर छलक रहा था। किसी भी किस्म की खुशफहमी मत पालना लड़की, तुम
तुम्हें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए लाया हूँ, वरना मुझे खास दिलचस्पी नहीं है तुम में। इसलिए रात को तैयार रहना, तुम पहली खुश नसीब लड़की हो जिसे सुल्तान बेरोज अपने बेडरूम की सैर करवाएगा। पिघला शीशा उसके कानों में डालते वो सीटी की धुन बजाते जा चुका था, लेकिन जाते जाते उसे भी पत्थर की मूरत बना गया था। क्या इज्जत रोंदना इतना आसान होता है इन अमीरजादों के लिए? क्या किसी लड़की को कुचल देना इनके लिए शान का काम है? क्या ये रब से नहीं डरते? क्या इनकी माएँ बहनें नहीं है? क्या हमेशा लड़की अपनी इज्जत खोने के डर से चुप रहेगी? क्या कोई इंसाफ वाला काम नहीं है? क्या हर इंसाफ का कटोरा इनके पैसों के आगे हार होता है? हजारों बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी, लेकिन उसके पास किसी एक का भी जवाब नहीं था। वो जान चुकी थी आज उसकी जिंदगी की भयानक तरीन रात होगी, क्योंकि वो जानती थी ये शख्स जो कहता है उससे करने से अपना लिए फर्ज समझता है। एक आह थी जो उसके लबों से निकली, फूट फूट कर रोती वो अपनी मौत की खा थी। आज फेरोज सुल्तान ने अपने फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजाया था। कमरे तक जाता फूलों की पत्तियों का रास्ता, और अपने कमरे को इसने जिस तरह से सजाया था कि ढंग ही रह जाए देखने वाला। खुशी उसके आंगन से फूट रही थी। उसने जोनिशा के हवेली के तहखाने में रखा था, जहाँ सिर्फ वो ही जाता था, बहुत कम ही कोई उधर जाता। अब उसका इरादा उसे इधर लाने का था। जल्दी से तमाम तैयारियां मुकम्मल करते वो बेचैनी के साथ अपनी गाड़ी में बैठते हवेली का रुख किया। उसका इरादा सीधा हवेली की बैक पर बने खुफिया दरवाजे से अंदर जाने का था, पर उसकी मॉम सामने से आती उसे रोक चुकी थी। ओ मम्मा, मुझे जरूरी काम है, प्लीज बाद में जो कहना हो कह ले। इसने टालना चाहा, जाने की खासी जल्दी थी। बेरोज, मैं कह रही हूँ इधर बैठ और मेरी बात सुन। सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठती उन्होंने सख्त पथरीले तासर से बेरोज को जांचा कि वो गड़गड़ाता बैठ गया। एक वाहिद यही तो हस्ती थी जिसके सामने बेरोज खामोश रहता था। दुनिया में सबसे ज्यादा वो चाहता भी अपनी माँ को ही था। माथे पर बल डाले खौफ से वो उनके सामने बैठ गया, लेकिन बैठने से पहले उसने मोबाइल से अपने खास बंदे को मैसेज कर दिया था कि लड़की को फार्म हाउस पहुंचा दो। बेटा बेरोज, क्या तुमने किसी लड़की को हवेली के तहखाने में रखा है? मुबीन बेगम ने बेटे का मुतगय्यर चेहरा देखते पूछा। नहीं मामा, आपको किसने कहा? मैं ऐसे चोंचले नहीं पालता। यू नो आई सुल्तान बेरोज। बेसाथ वो कहका लगाते बोल उठा, पर दिल धक सा था कि कहीं मामा ने देख तो नहीं लिया इस लड़की को। बेटा, बात तुम्हारी या मैं तुम्हारे शौक की नहीं, बात मेरी तरबियत की है, और मैं नहीं चाहती कोई मेरी तरबियत पर सवाल उठाए। वो संजीदगी उसके तासर की मुलायजा कर रही थी, जो हमेशा की तरह जब झूठ बोलता तो 1 घंटा मुसलसल हिलाया जाता था। अब भी कुर्सी पर बैठे वो टांग झुलाते कह रहा था, मामा आपको लगता है कि अगर कोई आप पर सवाल उठाए और वो जिंदा बचेगा? पॉसिबल मामा, मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। अपनी आदत के पेश नजर भड़क उठा। तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है, मुझे डर है किसी दिन तुम अपने गुस्से से पछतावे का शिकार न हो जाओ। खादिमा काफी लेकर आ चुकी थी, जिसे मुबीन बेगम पकड़ती एक कप बेरोज की तरफ बढ़ाया, जिसे वो थाम चुका था। वैसे बेरोज, मर्द को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आज अगर वो किसी की इज्जत रोंद रहे हैं तो कल को उनकी भी इज्जत होगी। उनकी बीवी या बेटी तो क्या पता मखफात का अमल हो जाए। दुनिया तो मखफात अमल है, लेकिन कौन मर्द समझे इस बात को? मुबीन बेगम काफी पीते उसे नॉर्मल से अंदाज में कह रही थी, जबकि सुल्तान सुर्ख सब्ज आंखें नीची गाड़े बैठा था। गर्दन और माथे की नसें उभर चुकी थी। ओके मम्मा, मैं चलता हूँ। बगैर उनकी तरफ देखे वो बाहर के चला गया। पीछे मुबीन बेगम ने एक गहरी सांस छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेरोज कुछ भी कर सकता है, पर किसी लड़की को बेआबरू नहीं कर सकता। उसे सुबह ही खातिमा ने बताया था कि कल उसने बेरोज के बाजुओं में एक नाजुक सा वजूद देखा था जो तहखाने में ले जा रहे थे। मुबीन बेगम ने सोचा कि इसका वहम होगा, लेकिन करीम नवाज उनका गार्ड इस सब
اس سے سب سختی سے مبین نے پوچھا تو سب کچھ بتا دیا کہ اسے چھوٹے مالک رات کو اسے لے کر آئے تھے، وہ کون ہے اسے نہیں پتا۔ جانے کیوں پر مبین بیگم کے دل میں مہم سی امید تھی کہ بہروز ایسا کچھ نہیں کرے گا جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ آخر اب تک جسے بہروز نے کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کیسے کسی لڑکی کو اٹھا کر لا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہی بہروز سلطان اکڑ، بدتمیز اور نہا خود غرض لڑکا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ خود کو پہلے کسی پارلر میں تیار کروانے پر وہ جتنا رو سکتی تھی روئی۔ پارلر والی نے میک اپ نہیں کیا، بس لپسٹک لگائی اور جویلری بنا دی، لیکن پھر بھی وہ دلہن کے عروسی لباس میں ایک افسرہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسے وہاں سے آنکھوں پر پٹی باندھے کہیں لے جانے پر وہ سیمی بہرن کی طرح اپنے ساتھ کھڑی عورتوں کے درمیان کھڑی تھی، جن کے بولنے کی آوازیں سے سنائی دے رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ چھوٹے مالک کے کمرے میں گئی اس ملازمہ کا انجام بھول گئی ہو؟ میں تو نہیں جا رہی اندر۔ دونوں بہروز کے کمرے کے باہر کھڑی تھی تو ایک جھرجھری لیتی بولی، تو پھر اس لڑکی کو ہی بھیج دیتے ہیں اندر۔ ان کی سرگوشی پر ذوالنشا کی روح فنا ہوئی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دے، میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ عروسی جوڑے میں مبلس وہ کامتی بولی۔ دونوں عورتوں نے افسوس سے سجی دلہن کو دیکھا، جانے کون سی غلطی ہوئی کہ وہ بہروز کے قہر کا نشانہ بننے والی تھی۔ چلو اسے کمرے کے اندر تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا لہنگا کافی بھاری ہے، جتنی نازک تھی یہ ہے کہیں گر ہی نہ جائے۔ دوسری تاکید میں سر ہلاتی اس کے لہنگے کو اٹھائے بہروز کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چھوڑا اور باہر آ گئی۔ دروازہ باہر سے لاک کرتی وہ جا چکی تھی۔ جب کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ کمرے کو یوں سجا دیکھ وہ پتھرا گئی۔ اس نے تو کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی جس کا بدلہ بہروز لے رہا تھا، پھر وہ کیوں اس پنجرے میں قید ہو گئی؟ جب بیڈ تک جانے کی اس میں نہ ہمت تھی نہ وہ جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لہنگے کو سنبھالتی ایک سائڈ پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ وہ اب بھی کسی معاوضے کے انتظار میں تھی، شاید کوئی اسے بچا لے۔ حرام موت مرنا اس کے بس میں نہیں، سوچتے ہی روح لہز اٹھتی۔ دیوار سے ٹیک لگائے کب نیند کا غلبہ طاری ہوا وہ وہیں سو گئی۔ سلطان بہروز اپنی سوچوں سے لڑتا سرخ سبز آنکھیں لیے اپنے فارم ہاؤس لوٹا۔ یقیناً وہ لڑکی ادھر ہوگی، وہ سوچ کر آیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے روم کی طرف بڑھتے اس نے دروازہ کھولا جو آسانی سے کھل گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگائے ذوالنشا پر پڑی، دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا۔ یا کٹک اسے دیکھتے وہ سب بھول گیا۔ دلہن بھاری لہنگا پھیلا ہوا تھا، چہرہ دیوار کے ساتھ لگایا ایک سائڈ پر جھلک چکا تھا۔ مٹے مٹے آنسو کے نشان اور غبس دھاتی صرف ایک ریڈ لپسٹک اور سادگی میں تھی۔ یا ہتھیاروں سے لیس پر بہروز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہاتھ بڑھاتے نرمی سے چہرے پر آتی لٹیں پیچھے کی، جس پر ذوالنشا نے نیند میں ہی منہ بسوڑا۔ اس کی حرکت پر بے اختیار بہروز کے ہونٹ مسکرائے۔ تیکھی ناک میں پہنا لونگ اس کے حسن کو چاند لگا گیا۔ بہروز پیچھے بیڈ سے ٹیک لگاتے اب خود بھی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا اور خود کو یوں ایک لڑکی کے سامنے زمین پر بیٹھا دیکھتا تو یقیناً وہ اس لڑکی کو پہلی فرصت میں ہی قتل کرتا، پر اس وقت ایک سکون تھا جو رگ و جان میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ عادت تھی یا سکون تھی یا جنون، وہ بے خبر تھا، مدہوش تھا، کھو کر اس کے حسن میں وہ سب بھول چکا تھا۔ وہ سب کچھ جو سوچ کر آیا تھا سب کہیں پیچھے رہ گیا۔ فقط اس کا چہرہ اپنی وحشت بھری آنکھوں میں بسائے بیٹھا تھا۔ دنیا کا ہر نظارہ نگاہوں سے چھین لے، کچھ دیکھنا نہیں تجھے دیکھ کر مجھے۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس حسین پیکر کا چہرہ دیکھتے اس نے مسکراتی آنکھیں بند کر لی۔ کسمساتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی جو سیدھا دھندلے سے چہرے سے ٹکرائی۔ مناظر صاف نظر آنے پر وہ سانس تک روک گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر بالکل اس کے سامنے نیند میں گم بیڈ سے ٹیک لگائے سویا ہوا تھا۔ اس کی کائی جمی آنکھیں اس وقت بند تھیں، کشیدہ پیشانی پر ہائی لائٹ
किए गए बाल बिखरे हुए थे, तीखी मगरूर खड़ी नाक और हल्की भूरी बेड़ जो उसके चेहरे पर काफी जच रही थी। भूरी घनी मूछें, तले दबे आपस में ठोस अनाबी लब, उसे देखते किसी तुर्क हीरो का गुमान होता था। जोनिशा लब सख्ती से बेच उठी। वो जिस हुलिये में सोई थी बिल्कुल वैसी ही थी। सुकून भरा सांस लेती, कमरे पर नजर दौड़ाई जो वैसे ही पड़ा था, पर गुलाब की पत्तियां मुरझा चुकी थी। उसके उठने पर किलाइयों में पहनी चूड़ियां खनकी, जिस पर बहरोज के माथे पर सोते हुए भी बल पड़ेगी। बस ये जाके रहा, प्लीज अल्लाह जी। दबे पाँव कमरे के दरवाजे तक आती, वो पीछे उसे ही देख रही थी। दरवाजे के लॉक पर कमकमाता हाथ रखती उसने लॉक घुमाया। चूड़ियां दगा देती एक सांस रूम में बिखेर गई। अटकती सांसों से उसने पीछे देखा। बहरोज की सब्ज नींद से बोझल सुर्ख आंखें उस पर अटकी हुई थी। नीचे से उठते उसने सीने पर बाजू बांधे संजीदगी से उसे देखा। प्लीज मुझे जाने दे। आवाज बाख्ता होती हुई दरवाजे से चिपक गई। चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते अपने बाल सेट करते वो उसकी तरफ आया। वो जो दरवाजे को पकड़े यूं खड़ी थी जैसे उसे दरवाजा अपने अंदर समा लेगा। जोनिशा ने भीगी बुरी आंखों से उसे देखा। साइड पर हो जाओ, मैं लॉक खोलूं। दिल को डपते वो भीगी नरम पलकें देखता बोला। जोनिशा साइड पर हुई तो बहरोज ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जोनिशा भी उसके पीछे ही आई। इधर बैठो, मैं भी आता हूँ। उसी सोफे की तरफ इशारा करते खुद किचन में चला गया। इस दौरान वो उसे देखने से ग्रेज कर रहा था। ब्रेड की स्लाइस और अंडा ट्रे में रखते साथ चाय का एक कप रखे वो कुछ देर बाद ही किचन में से बाहर आया। नाश्ता उसके सामने रखते खुद वापस किचन चला गया। जोनिशा जैसे पहले ही भूख लगी हुई थी, अब नाश्ता सामने देखकर भूख भी चमक उठी, पर खुद पर जब्त के पहरे बिठाए बैठी थी। क्या मालूम वो शख्स खुद के लिए रख कर गया हो। गरम गरम भाप उड़ाता कॉफी का कप पकड़े वो उसके सामने रखी चेयर पर बैठा था। खाओ खाना, क्या वापस घर नहीं जाना क्या? माथे पर बल डाले वो सख्ती से गोया हुआ तो जोनिशा ब्रेड की एक स्लाइस खाती चाय का आधा कप पिए रख चुकी थी और चोर नजरों से उसे देखा। जो सुकून से काफी पिए उसी को देखकर कम घूर ज्यादा रहा था। उठो अब। जितनी उसकी सेहत थी यही उम्मीद थी कि इतनी ही खाएगी। गाड़ी की कीज उठाते वो उससे साथ लिए बाहर गया। ड्राइविंग सीट संभालते उसने उंगलियां चटकाती जोनिशा को देखा जो अभी भी बाहर ही खड़ी थी। सुल्तान ने स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से गिरफ्त जमाते उसे देखा। उसके बाजू की नसें उभर चुकी थी। जोनिशा मरती क्या न करती पिछली सीट का दरवाजा खोले बैठ गई। ऐ लड़की, मैं तुम्हें किस एंगल से ड्राइवर नजर आता हूँ? काई जमी सुर्ख आंखें उस पर रखे वो गर्दन मोड़े हैरत से मुखातिब हुआ। वो मैं आगे कैसे बैठूं? तब के रोके आंसू गालों पर बह निकले। क्या मतलब? जैसे पीछे बैठी हो बिल्कुल वैसी ही आगे बैठना है। अब जल्दी करो, मैं खारिक नहीं हूँ जो ये चौंचले बर्दाश्त करूँ। शुक्र करो तुम जिंदा वापस जा रही हो। वो सर झटकते उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। जोनिशा भी बैक सीट से उठती फ्रंट पर बैठ गई। एक तो लहंगा इतना भारी था कि मुश्किल से इसका कमजोर वजूद वजन बर्दाश्त किए हुए था। अच्छी नजर उस पर डालते उसने गाड़ी को सड़क पर भगाया। दिल थामे खौफ से जोनिशा आंखें सख्ती से मीच गई। दोनों इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी पर क्या क़यामत टूटने वाली है। गाड़ी एक झटके से रुकी। जोनिशा गहरा सांस भरती रब का शुक्र अदा किया जिसने उसकी जान बचा ली, वरना जिस स्पीड से गाड़ी उड़ी थी उसे मौत करीब ही नजर आई। चलो। वही फाड़ खाने वाली आवाज पर जोनिशा ने उससे सर फेरे को देखा जो कार का दरवाजा खोले खड़ा था। ये तो मेरा घर नहीं है। जोनिशा लहंगा संभालती इतराफ का जायजा लेती सहमी सी निगाहों से उसे देखा। तो मैंने क्या तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था? किस सदी का पागल समझा है मुझे? आंखें छोटी किए उसने अबरूएं उचकाई। तो आपने तो कहा था छोड़ आएंगे। आंसू पीती वो भराई आवाज में बोली। हाँ, इरादा था मेरा, फिर गाड़ी चलाते चलाते चेंज हो गया। वो क्या है ना, 1 घंटे में 60 मरतबा मैंने फैसला बदला हो। ये मेरा स्टाइल है या आदत भाई? मैं खुद बहुत तंग हूँ खुद से। जैसे अभी मेरा दिल कर रहा है तो मैं अपने बाजुओं में उठाकर लेकर जाऊं और फिर अभी 1 मिनट गुजरा और फैसला चेंज हो गया। अब दिल कर रहा है तुम्हारा ये रूप
रोतू चेहरा से छुपा कर ले जाओ अंदर, अगर मौलवी डर गया तो। वो बोलना शुरू हुआ तो बोलता चला गया। जोनिशा रोने दो भूले हुनकों की तरह उसे देखा जो किसी फ्लैट के सामने खड़ा उससे इतनी दिलचस्पी से बातें कर रहा था जैसे अंदर कोई केस लड़ना हो और वो गवाह हो। पर हम इधर क्यों आए? वो अभी भी वहीं की वहीं थी। तौबा, लड़की कितना बोलती हो। बहजाद बहरोज ने घूरते उसका दुपट्टा पीछे से पकड़ते अच्छे से घूंघट की तरह उड़ा दिया, जबकि वो यही सोचते इसके साथ खींची चली गई कि वाकई वो इतना बोलती है। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। बीच रास्ते वो रुकती परेशानी से बोली, तुम्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं शादी नहीं कर रहा। मैं कुछ दिनों से बेसुकून सा हूँ, शायद मुझे तुम पसंद आ गई हो। पर बहरोज सुल्तान को कोई चीज़ सिर्फ चंद दिन तक ही अपनी जानिब खींचती है, बाद में वो अपनी कशिश खो देती है। तुम भी बस चंद दिन मेरे पास रहो। जैसे ही मेरा दिल भर गया तो तुम अपनी राह में, मैं अपनी राह। बहजौत की बातें सुनती वो मरने के करीब थी। वो उसे बकाऊ लड़की समझ रहा था, फिर ये निकाह क्यों कर रहा था? वो कितनी आसानी से ये बात कर गया था कि वो इतना बेखबर था इस मुकद्दस रिश्ते से। लड़की, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम फिक्स है जो 2 मिनट बाद हैंग हो जाता है? बहरोज ने जर चाहते दोबारा उसे साथ ले अंदर गया। वो किसी कच्ची शाख की तरह साथ चलती गई। चलो तुम इधर बैठो, मैं अभी आया। वो एहसान मानो मेरा जो निकाह कर रहा हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। उसे कमरे में बिठाते गिलास में पड़ा पानी घटाघट पिया। जोनिशा उसके जाते ही घूंघट पलटा। दीवारों पर लगी लड़कियों की और एक लड़के की तस्वीरें चस्पा थी। शायद इसके दोस्त का फ्लैट था। चलो मेरी आरजी दुल्हन, जल्दी से तैयार रहो, तुम्हारे निकाह का वक्त हो जाता है। बहरोज अंदर आते दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। 2 आंसू बेमोल हुए और वो बहरोज सुल्तान के नाम लिख दी गई। आओ अब तुम्हें अपनी ख्वाबगाह में ले चलूं, क्योंकि पहले तुम बेनाम वहाँ पड़ी थी, पर अब मेरे नाम के साथ जाओगी। जोनिशा ने उसको बगैर देखे जल्दी से उठती खड़ी हुई, लेकिन इस तेजी में लहंगे में पाँव अटका अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखते वो गिरती के बहरोज ने उसके गिर्द बाजू हायल करते खींचा। कटी डाल की तरह वो उसके सीने से टकराई। इसकी हथेली की ऐन नीचे बहरोज सुल्तान का दिल धड़क रहा था। हलक तर करती उसने निगाहें नीची झुकाई रखी। बहरोज ने उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू हायल किए और अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे अपने और करीब किया। क्या बात है आरजी बीवी, तुम्हें खासी जल्दी है मेरे करीब आने की, जो यूं फिसलती मेरे सीने से आ लगी हो। बहरोज ने आस्था से इसके चेहरे पर फूंक मारी, जिससे चेहरे के अतराफ में बिखरे बाल पीछे हुए। उसके तवाना बाजू के शिकंजे में उसकी सांस रुक रही थी। ऊपर से उसकी बेबाकियां अरूज पर थी। कमर को सहलाते उसके हाथ जोनिशा दिल की धड़कनों को संभालती बामुश्किल खड़ी थी। निकाह मुबारक हो जूनी बहरोज सुल्तान। उसकी आवाज़ सुर से बिखर गई। बहरोज ने उसकी आंखों में देखते उस पर झुका। जोनिशा सांस रोके उसके और उसको अपने करीब तर देख रही थी, जो मुस्कुराते उस पर झुकते एहसासों पर काबिज हुआ। उसके रहम व करम पर कड़ी सख्ती से आंखें मीच गई। देर रूम की फिजा में दोनों की धड़कनें गूंजती सरगोशियां करती रही। कंधे पर चुभते नाखून और सीने पर लगते मुखे उसे होश की दुनिया में लाए और उससे दूर हुआ। जोनिशा आंखों में आंसू लिए गहरे गहरे सांस भरती पीछे हुई, लेकिन अपने गिर्द उसका हारस बंदा देख बेबसी से रो दी। सुल्तान बहरोज बेजारी से उसे रोता देखा। अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते अपनी शर्ट का कॉलर दुरुस्त किया। गर्दन पर जलन का एहसास हुआ तो बहरोज ने ड्रेसिंग मिरर पर खड़े होते माना किया। उसके नाखून के निशान वाजे थे। टिश्यू पकड़ते उसने अपने होठ साफ किए और वही टिश्यू फेंकते उसकी तरफ बढ़ा। जो काम थी इसकी हरकत देख रही थी। दोबारा करीब आने पर पीछे हुई। बहुत ही कोई स्वीट हो तुम। बहरोज ने सुर्ख सब्ज आंखों से उसका सरापा देखते आंख वॉक की। जोनिशा सुर्ख पड़ती चेहरा मोड़ गई। अब तुम्हें ले चलो मैं सुल्तान हाउस। उसकी कलाई पूरे हक से थामते वो साथ ले गया। जोनिशा के घर में सफर मातम बिछा हुआ था। रात को जोनिशा की माँ वफात पा गई थी। ये खबर कहर बनकर टूटी थी। इस दौरान किसी को जोनिशा का होश नहीं था, जबकि उसका बाप जोनिशा को ढूंढ
ढूंढ कर थक चुका था। एक बीवी की मौत का गम तो दूसरा बेटी की गुमशुदगी, दोनों ही बड़े गम थे। बनो तुम दरवाजे को कुंडी लगाए रखना, कोई भी आया दरवाज़ा ना खोलना, चाहे ताज़ियत के लिए ही कोई औरतें आ जाए पर दरवाज़ा बंद ही रखना। मैं सुल्तान की हवेली जा रहा हूँ ताकि इनसे मदद लेकर जुनीशा को ढूंढ लूँ। झुके कंधों के साथ वो समझाता हवेली चला गया। पीछे केली माँ के गम पर रोती नढाल लेटी रही। बहरोज ने गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल की जबकि जुनीशा बैठी बेआवाज आंसू बहा रही थी। गाड़ी को रोकते उसने जुनीशा की तरफ का दरवाज़ा खोला और किसी शहजादी की तरह थोड़ा सा झुकते अपना हाथ उसके सामने फैलाया। उसकी फैली हथेली देखती वो घबराई और अपना नाजुक हाथ उसकी हथेली पर रखा जैसे मजबूती से पकड़ते बहरोज ने सहारा देते उसे बाहर निकाला। इतना मेहरबान बहरोज। जुनीशा कुछ डरी थी। अब मेरा दिल कह रहा है कि बहरोज जो ख्वाहिश पहले पूरी नहीं की वो अब कर लूं। उसने जुनीशा के हाथ की पुष्ट पर अपने सुलगते लब रखे। जुनीशा भी समझती कि वो कौन सी ख्वाहिश की बात कर रहा है। बहरोज ने झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। हल्की सी चीख उसके होठों से बरामद हुई जिस पर वो मुस्कुराते अंदर बढ़ गया। जितना उसका वजन था बहरोज सारा वक्त उसे उठाए घूम सकता था। हवेली के अंदर कोई नहीं था इसलिए वो सुकून से उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। अनजाने खौफ से जुनीशा का दिल धड़क उठा। उससे पहले ही खादमा से कॉल करके पूछा था कि मॉम कहाँ है। सोच के मुताबिक इस वक्त दवाई के जहर ऐसा सो रही थी। शाम से कदम उठाते अपने कमरे का दरवाज़ा पाँव से खोलते अंदर बढ़ा। अपने जहाजी साइज बेड के करीब आते उसने झटके से उसे बेड पर फेंका। जुनीशा दर्द से कड़ाती भूरी आंखों से उसे घूरा। उसके घूरने पर बहरोज ने दांत के अंदाज में अबरूएं उचकाई। सटपटाते उसने नजरें रूम में दौड़ाई। हर दीवार पर सुल्तान बहरोज अपनी सहर शख्सियत के साथ तस्वीर में मौजूद था। चॉकलेट और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में सजा रूम अपनी मिसाल आप था। वेलकम डियर वाइफ, पहली लड़की हो जिसने मेरे रूम देखा है। बहरोज की आवाज़ पर होश में आती कुछ पीछे खिसकी। ओके, मैं फ्रेश होकर आया। सीटी की धुन के साथ वो वहाँ से गायब हुआ। उसका ये नॉर्मल अंदाज जुनेशा को खटक रहा था। बेड पर बैठी उसने पीछे देखा लेकिन हैरत से मुंह ही खुल गया। बहरोज सुल्तान शर्टलेस रेसलिंग रिंग में हाथ में ट्रॉफी पकड़े खड़ा था। माथे पर बलों का जाल था जबकि होठों पर मोहब्बत सी मुस्कान। वो इस देव का मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं सुल्तान बहरोज सामने हूँ तुम्हारे और तुम मेरी तस्वीरों को घूर रही हो। मुझे देखो करीब से और जितना चाहे घूर लो। अपने बिल्कुल करीब सरगोशी पर वो भटक कर पीछे हुई। वो शर्टलेस इस पे झुका था। गीले बाल माथे पर बिखरे थे। उसके फूले मसल्स पर ठहरी पानी की बूंदें और उसके गले में झूलता लॉकेट जिसके साथ एक सुर्ख चीज लटक रही थी। बेख्तियार उसने अपना हाथ खलक तर्क किया। नजरें झुकाए उसने खुद को मजबूत करते थोड़ा और पीछे हुई। लो अब मैं सामने हूँ और तुम नीचे देख रही हो। अब तो हक है तुम्हें देख लो जी भरकर। क्या पता कब तुम इस सुल्तान की कैद से रहा हो जाओ। अपने हाथ बढ़ाते उसने जुनीशा का दुधिया पाँव पकड़ा। ये खाली सा पाँव अच्छा नहीं लग रहा। वेट। उसका पाँव छोड़ते वो साइड ड्रॉअर में कुछ तलाश करने लगा। जुनीशा ने पाँव वापस खींच लिया। मिल गई। एक डिब्बी निकालते वो मुड़ा। ये मुझे मॉम ने दी थी कि अपनी दुल्हन को पहना देना। खैर तुम तो आरजी दुल्हन हो पर ये मेरी तरफ से तोहफा समझ लेना। आरजी दुल्हन पर जुनेशा ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। अपना मतलब पूरा करने की खातिर वो किस हद तक जा रहा था। बेड पर बैठते उसने जुनेशा का पाँव अपनी गोद में रखा और पायल पहना दी। अब सही है। उसका पाँव जरा हिलाता उसने पायल की छनकार पर दिलचस्पी से उसका पाँव पकड़े रखा। क्या वो होश में था जो एक मामूली लड़की का पाँव पकड़े बैठा था। बहरोज की अगली हरकत पर जुनीशा की जान हवा हुई जिसने झुकते उसकी पायल पर लब रखे थे। आप गलत कर रहे हैं। उसकी आवाज़ गिलोगीर हुई। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अब तो निकाह भी कर लिया है तुमसे। उसकी बात पर वो जलाल में आया। सख्ती से उसका बाजू दबोचे करीब के सारी नरमी हवा हुई। आप मुझे छोड़ देंगे बर्बाद करने के बाद। उसका आंसू टूटकर बहरोज के बाजू पर गिरा। देखो लड़की तुम्हारा कसूर है जो मेरे सामने आई। कुछ ही दिन की बात है। बहुत पैसा दूंगा तुम्हें। सारी जिंदगी ऐश करोगी। बहरोज ने खौफ से उसका ड्रामा देखते संजीदगी से कहा मैं गरीब लड़की हूँ। ये पैसों पर नहीं मरती। बहरोज साहब इज्जत हमारे लिए अनमोल होती है। आपने निकाह किया पर उस निकाह का मजाक तो मत
बनाए। उसने तलखी से कहा तो बहरोज कुछ पल के लिए खामोश रह गया। निचले लब कुचलते उसने गहरी सांस भरी। मैं मजबूर हूँ। एक निशा है जो सर पर तारी है, एक जुनून है जो मुझे खाक कर रहा है, एक जिद है जो हद से गुजर जाने पर बजिद है, एक सुरूर है जो तुम्हें पाने का सोचती रंगों में गर्दिश कर रहा है। ये मेरे बस से बाहर है अब। उसका गाल अंगूठे से सहलाते वो तबीयत के बरखिलाफ नरमी से बोला, आप सिर्फ होश पूरी करना चाहते हैं। उसका हाथ झटकते पहली बार वो जरा तेज लहजे में बोली। उसकी बात पर बहरोज की आंखों में खून उतरा। तो फिर इस हौस को मैं जल्दी पूरा करूंगा। पूरे तनस्सुफ के साथ अपने गुस्से पर काबू पाते बेड से उठते उसने टेबल पर पड़ा क्रिस्टल वाज उठाकर LCD पर फेंका, जो टूटकर नीचे गिर गई और जा बजा कांच बिखर गया। सुर्ख चेहरे के साथ उसने वहशत भरी नजर बेड पर सुन वजूद पर डालते खींच कर दरवाजा बंद किया। उसके गुस्से पर हवास काबू में लाती घर वालों की याद आने पर खामोशी से बेड क्रॉन के साथ टेक लगा गई। वो बिना सुल्तान के लिए दिल बहलाने का सामान हो सकती थी, पर उसकी मोहब्बत नहीं। गुस्से से भेड़ा तमाम चीजें तोड़ते वो तैश और तशाल में अपनी गाड़ी लिए बाहर निकला। रश ड्राइविंग करते वो अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंचते सिगरेट पीते अपने अंदर के दरिंदे को सुला रहा था। जिस फ्लैट में उसने निकाह किया था वही मौजूद था। जल्दबाजी में शर्ट लस्सी इधर आ गया था। शम्स आंखों में तैरती सुर्खी और माथे की फड़कती रग उसके जब्त की गवाही दे रही थी, जबकि उसका दोस्त उसके सामने बैठा उसे सिवाय घूरने के कुछ नहीं कर रहा था। वो लड़की, इसकी हिम्मत भी कैसी हुई ये लफ्ज बोलने की, मेरे सामने बकवास कर रही थी। उसकी जान ले लूंगा मैं। सिगरेट फेंकते उसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़े। बहरोज, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तू बना रहा है। उसने वो बात तेरे बिहेवियर के मुताबिक की, जिस तरह तू उसे ट्रीट कर रहा था। तो ऐसा ही कहना था ज़ुनैशिया ने। मुझे भी यही लगता। वो जो अपनी धुन में बोल ही रहा था। बहरोज के उल्टे हाथ का पंच उसके मुंह होश ठिकाने लगा गया। मुंह में खून का जैका घुल गया और हाथ में उसका एक दांत आ गिरा। जिस सदमे से दिखते उसने बहरोज को बेजारगी से देखा, जिस पर वो बेनियाजी से देखते किसी को काल मिलाने लगा। मैं अभी आ रहा हूँ। आज मैं डॉन ग्रुप से फाइट करना चाहता हूँ। उनको तैयार रख, मैं आ रहा हूँ। मोबाइल कान से हटाते उसने संजीदा नजर उसे अपने इकलौते दोस्त को देखा, जो अभी तक उसके साथ था। हालांकि उस साल में 2-3 दांत उसके तोड़ चुका था। आइंदा के बाद मुंह खोलने से पहले सोच लेना, और मेरी जोनी का नाम इस जबान पर गलती से भी ना लाना, वरना बहरोज सुल्तान को तुम अच्छे से जानते हो। अपनी मलकियत का नाम किसी और के नाम मुंह से सुनने से पहले उसकी जबान काट कर रख दूंगा। नेक्स्ट टाइम ही बी केयरफुल। नक्शत शहादत से वार्न करते वो बाहर निकला। सुल्तान फिरोज इतना प्रोसेस, वो भी एक लड़की के मामले में। वो अभी भी हैरत व बेयकीनी से उसकी चौड़ी पुश्त देख रहा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये सुल्तान ही है जो लड़कियों से सलाम लेना गवारा नहीं करता था। डॉन ग्रुप फाइटिंग में हमेशा सुल्तान के मुकाबले में खड़ा रहता, लेकिन हमेशा मात ही मिलती। आज अचानक सुल्तान के बुलावे पर वो चारों एक ग्राउंड में मौजूद सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। ड्रैगन के टैटू सबके बाजू पर बने हुए थे। एक शिकारी की तरह वो सुल्तान बहरोज की राह तक रहे थे, जिसमें आज खुलेआम इन सबको दावत दे बैठा था। पर हैरत की बात ये नहीं थी, बल्कि इस बार वो एक ग्राउंड में इन सब के साथ इकट्ठा मुकाबला करना चाहता था, बगैर किसी रूल्स के। सुल्तान की गाड़ी पूरी ग्राउंड के चक्कर काटती उनके करीब आ रुकी। वाइट जीन्स और शर्टलेस सुल्तान सन ग्लासेस लगाए, मुंह में सिरकट दबाए बाहर निकला। अपनी ग्लासेस उतारने उसने पीछे फेंकी और इन चारों को अपनी सुर्खाई जमी आंखों से देखा। वो किसी न किसी पर गुस्सा उतारना चाहता था, और इन चारों के अलावा उसे कोई और ऑप्शन बेस्ट ना लगा। उसकी गर्दन की पूरी रगें और आंखों की वहशत देख एक पल को वो घबराए, लेकिन वो चार थे और वो अकेला। सर सुल्तान, ये बेवकूफ़ी है। वो भी कम नहीं है, 4 हैं, और सर सुपर फाइटर में शुमार होते हैं। एक बार फिर सोच लें। एक आदमी ने उसे ग्लव्स पकड़ाते मिनट अमेज लहजे में गोया हुआ, तुम नए आए हो? खुद को टोके जाने पर उसने सख्ती से पूछा। जी। उसकी सुर्ख रंगत देख वह घबरा
गया, अभी गुस्से में हो इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूर रहना और इस गेम को देखो। इसका गाल थपथपाते वो उनकी तरफ बढ़ा जो पहले ही तैयार खड़े थे। कंधों तक आते सबके बाल और चील सी आंखों से उसे घूरते इकट्ठे छिपटे इस पर। सुल्तान भी एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उन पर कहर बनकर बरसा, दर पर दर उन पर मुक्के और घूसों की बरसात कर दी। वो जो बड़े जोश से आए थे सुल्तान का वैशी रूप देखकर अपना बचाव करने लगे। सुल्तान का ध्यान दो की तरफ देखते पीछे खड़े जिमी ने लकड़ी का तख्त उठाकर सुल्तान की पुष्ट पर मारा। सुल्तान लखड़ाते कुछ झुका, मुंह से खून का फुहारा निकल पड़ा। इससे पहले कि वह दूसरा वार करता बहरोज ने उठते उसको जोरदार लात मारी। फिर सुल्तान का वो रूप इन सब ने देखा जो आज तक पर्दे में था। किसी की आंख तो किसी का होंठ जख्मी हो चुका था। यकीनन ये सुल्तान भारी पड़ गए इन पर जो दुम दबा कर भाग गए। वो आदमी पागलों की तरह आंखें फाड़े सुल्तान को देखा जो अंगूठे से होंठ पर लगा खून साफ करते उसकी तरफ आया। अबरुए उचकाते उसने पास पड़ी बोतल को आदत के मुताबिक मुंह से लगाया। वो सुल्तान था जो किसी की सोच में भी नहीं आ सकता था। गुस्से में एक वहशी जानवर बन जाता था और अब गुस्सा वो इन चारों पर उतार चुका था, इसलिए कुछ फ्रेश सा महसूस कर रहा था। दोबारा मिलेंगे। हल्की मुस्कुराहट के साथ वो 2 उंगलियां माथे को लगाते उसे इशारा करते अपनी गाड़ी जन से भगाई। साहब जी, परसों रात की मेरी बच्ची नहीं मिल रही। सुल्तान के बाप के सामने बैठा असलम भीगी आवाज में बोला। ना, ये गम कम तो ना था कि जवान बेटी 2 दिन से गायब है। असलम, तुम परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। आज ही मैं पुलिस से बात करता हूँ, वो तुम्हारी बेटी को ढूंढे। इसने हौसला देते कहा तो असलम ने तश्कर भरी निगाहों से उसे देखा। सीटी की मखसूस धुन पर इन दोनों ने पीछे देखा। हवेली के दरवाजे से सुल्तान सीटी बजाते दाखिल हुआ। उसके होंठ पर लगा थोड़ा सा खून। बिखरी सी हालत देखकर उसके बाप दांत खिचका कर रह गया, जबकि सुल्तान जुन्नेशा के बाप को देखकर मुस्कुराया और ये मुआवजे से कम ना था। असलम तो क्या, सुल्तान का बाप भी हैरान था। हाय, सुल्तान आगे बढ़ते अपना हाथ असलम की तरफ बढ़ाया। शायद उसे मिलने का तरीका मालूम ना था, तभी उलझा सा अपने हल्की बेड़ पर अंगूठा फेरा। असलम ने उसका सुर्ख सफेद हाथ देखा जिसके गिर्द मिट्टी बंधी थी। फिर नरमी से अपना हाथ उससे मिलाया। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अच्छी बात है आप आए। ओके, आप बातें करें, मैं फ्रेश होकर आता। मुस्कुराते उसने अपनी जानिब से असलम की तारीफ की थी ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन वो बस उसे देख ही जा रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया, जबकि उसकी पुष्ट पर पड़ी सुर्ख लकीरें वाज़े नजर आ रही थी, जिसे देखते सुल्तान का बाप अफराज अफसोस से सर हिला गया। यकीनन ये साहब लड़कर आया है। ठीक है असलम, तुम जाओ। फिर उसका कंधा थपथपाते वो बाहर चले गए, जबकि असलम ये सोच रहा था आता तो वो रोज था। ये सुल्तान को अच्छा कैसे लग गया। अब कुछ उम्मीद भी थी कि जोनिशा मिल जाएगी। जानम, ओ मेरी जानम। कमरे का लॉक खोलते वो अंदर आते सामने से बेड पर सुकड़ा सिमटा बैठा देखते लफराना बोला, नीचे ससुर साहब आए हैं। कहनी के बल उसके सामने बेड पर लेटे सुकून से बोला। इसकी बात पर जोनिशा जो मुंह मोड़े बैठी थी खुशी से बेड से उतरती बाहर जाने लगी, लेकिन सुल्तान ने अब इतनी ही तेजी से उसकी कलाई पकड़ते खींचा कि वो लहरती नाजुक सी गुड़िया कटी डाल की तरह उसके ऊपर आ गिरी। सुल्तान ने दोनों बाजू उसकी कमर पर लॉक करते जाए फरार की तमाम राहें मुस्तरद कर दी। ससुर जी चले गए हैं जानम। उसके दुपट्टे को वजूद से आजाद करते पीछे फेंका। इस हरकत पर शर्म से सुर्ख होती उसने उठना चाहा। इतनी भी क्या जल्दी जानम, अभी तो पास आया हूँ और तुम जाने की कर रही हो। इसकी खुशबू में गहरा सांस भरते मदहोश होता बोला, आपने बाबा से क्या कहा। नीम आंखों से वो उसके नकूश देखती बोली, कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहना था, वो डैड से कुछ बात कर रहे थे, शायद तुम्हारी गुमशुदगी की। बेचारे जिससे कह रहे थे उसके घर में ही उनकी चांद सी बेटी मौजूद थी। उसकी थोड़ी पर लब रखते वो तहस्सुस से सर हिलाते बोला, आप क्यों हैं इतने जालिम, बता दें
بتا دیتے نا کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ شدید بے بسی کے احساس سے اس نے سختی سے اپنے ناخن ان کے بازو پر گاڑے جو اس کے گرد حائل تھا، پر اس شخص کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ غصے سے اپنے مرمری ہاتھوں سے مکے اس کے سینے پر برسانا شروع کر دیے۔ زونی اس کے بازو جکڑتے اس نے سختی سے ڈبتے آنکھیں دکھائی۔ آپ بہت ہی بات سنے بغیر اس نے رخ بدلتے اس پر اپنا وزن منتقل کیا۔ جانم کتنا بولتی ہو تم، اور میں ظالم نہیں ہوں۔ سلطان تمہارے معاملے میں ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا لب سہلاتے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا بے ساز زونیشا نے حلق تر کیا۔ اس کے بھاری وجود تلے دب اس کی سانسیں رک رہی تھی، اس کے لمس پر سوکھے پتے کی مانند کانپ گئی۔ کہو تم میری ہو، اس کی آواز خمبیر آلودہ تھی۔ زونیشا نے اس کے کندھے پر لہستا ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا، پر اسے اپنی انگلیوں میں الجھاتے تکیے سے لگایا۔ میں آپ کی ہوں، ہار مانتی آنکھیں موندی وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ بے ساکھ بہروز کے ہونٹ مسکرائے۔ ایسے نہیں، یہاں بات حق اور ملکیت کی ہے۔ خود کو میرا کہو تعمیر کے لیے اس طرح کہ میرے سینے میں موجود دل دھڑک اٹھے اور تمہاری سانسیں بے ترتیب کر دے۔ اپنے لب سے اس کے کان کی لو چھوتے اس کی سانسیں واقعی بے ترتیب کر گیا۔ میں زونیشا اسلم عرف سلطان بہروز کی ہوں تا حیات کے لیے۔ دو آنسو تکیے میں جذب ہوئے اس کی گرفت میں ابھی پھڑپڑا رہی تھی۔ سلطان نے اس کا وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کے بیوٹی بون پر دانت گاڑے۔ وہ تڑپ کر مچل اٹھی اور اس کی پشت پر ناخن گاڑ دیے۔ وہ شخص پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ زخم پر لگے اس کے ناخن تکلیف سے لب بھیجے بہروز نے گہری سبز نگاہوں سے اسے گھورا۔ اپنی حوض کو پوری تو میں نے کرنا ہی ہے، پھر کیوں مچل رہی ہو، تڑپ رہی ہو؟ آنکھوں کا رنگ اور لہجہ دونوں ہی اچانک بدلے۔ تمہارے باپ کو اگر پتہ چل گیا کہ تم میرے پاس اس وقت میرے بیڈ روم میں میری باہوں میں مچل رہی ہو تو سوچو کیا ہوگا۔ بیچارہ تو شرم سے نظریں بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ جان بوجھ کر اپنے زہریلے لہجے سے اسے اذیت دیتے وہ طنزیہ مسکرایا۔ زونیشا نے اپنی بھیگی آنکھیں جو اب نم سی رہتی تھی اٹھاتے اس کو دیکھا۔ سبز کائی جمی آنکھیں سرخی لیے اس سے ٹکرا گئیں۔ سلطان بہروز کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا، سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے وہ اس پر سے ہٹتا ڈریسنگ میں بند ہوا۔ دل پر ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی جو سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی تو حواس باختہ سی بیٹھ گئی۔ ناخن پر لگا خون دیکھ اس نے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کپڑے چینج کر لو، میری کبرڈ سے کچھ بھی نکال کر پہن لو، لیکن جب میں آؤں تو یہ کپڑے تم نے نہ پہنے ہوں۔ بلو چیک شرٹ کے کف موڑتے اس نے اکھڑے سے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت خود سے بھاگ رہا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے وہ خود کو کمزور پا رہا تھا۔ جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ چاہ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہاں سے جانے میں ہی بہتری جانی۔ سلطان بیٹا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی مبین بیگم نے سوالیہ پوچھا۔ مام میں بس ادھر ہی کام سے جا رہا ہوں، گہری سانس بھرتے اس نے موبائل پر اسکرولنگ کرتے جواب دیا۔ کل ایک ملازم کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا، کیا تمہیں معلوم کیسے ٹوٹا؟ اخراخت لہجے میں انہوں نے کہا تو سلطان نے مسکراتی نگاہوں سے اپنی مام کو دیکھا جو ہر بار کی طرح اس بار بھی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ سلطان نے قریب جاتے انہیں اپنے ہارس میں لیتے ماتھے پر لب رکھے۔ مام ہر بات کی ٹینشن مت لیا کریں آپ، اور مجھے کیا پتا کیسے ٹوٹا پاؤں، آپ بلا وجہ مجھے شریف پر شک کر رہی ہیں۔ اسے یوں ہی ہارس میں لیے محبت سے اس نے سب سے بڑا جھوٹ چھوڑا، جسے سنتے پیچھے کھڑا اس کا باپ اس کے قریب آیا اور سلطان کا کان مروڑتے کہ بے دہانی میں کھڑا بہزود اچھل کر پیچھے ہوا۔ بیٹا جی پاگل کسی اور کو بنانا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کا کان چھوڑتے انہوں نے سنگل صوفے پر بیٹھتے اس میسنے کو گھورا جو ماں کے پاس کھڑا اب بتا رہا تھا کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ مام قسم سے میں پول میں سوئمنگ کر رہا تھا تو اس نے میری گن کو پکڑتے سائڈ پر رکھ دیا، توڑنا ہاتھ تھا، یہ تو میں نے بھلا کرتے پاؤں توڑ دیا ہے۔ اس کی بھی ٹینشن نہ لیں، کچھ دنوں تک وہ
तक हो जाएगा सही। दांत पीसते अपने बाप को देखते उसने मुबीन बेगम को सोफे पर बिठाते शीनी लहजे में कहा। उसका बाप इस एक्टिंग पर दांत दिए बिना ना रह सका। तुम गन रखती ही क्यों हो अपने पास? सुल्तान से रुख फेरती वो नाराजगी से गोया हुई। मॉम, गन तो मैं खास इस्तेमाल नहीं करता, बस कभी दिन में 2-4 बंदों को उड़ाना ही पड़ जाता है। जितने आराम से उसने कहा था इतनी ही मुबीन बेगम ने हैरत वह बेयकीनी से उसे देखा था। बेटा 2-4 ही क्यों, तुम लाइन में लगकर उड़ाया करो 10-10 को इकट्ठे ही। उसका बाप हंस पे आधा टोंट करते बोला, वाह डैड, बात हो तो आप जैसा, वरना हो भी तो आप जैसा तो ना ही हो। क्या मशवरा दिया है आपने, आज से ऐसा ही होगा। वैसे भी आज तक कभी आपको मायूस नहीं किया। सर खाम करते सुल्तान ने फ्रूट बास्केट से सेब उठाते खाने लगा। शाबाश पुत्र, हमारा झंडा ऊंचा रखना। इनकी बहस पर मुबीन बेगम उठती किचन में चली गई, जबकि पीछे जंगे अजीम हो रही थी। डैड, अब मॉम के सामने कुछ नहीं कहना, वरना सेक्रेटरी का बता दूंगा। सुल्ताना ने हमेशा की तरह वाला टोटका आजमाते शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, ये जो ऊपर कमरे में लड़की है इसके बारे में तेरी माँ को अभी इल्म नहीं है शेरू। डैड ऐसा बोले, मॉम ने तोप लेकर मेरे सर पर खड़े हो जाना है। खामोश रहने का कहते उसने किचन में तिरछी निगाहों से झांका, जहाँ मुबीन बेगम मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। काश तुम इतना अपने बाप से भी डर लेते। सुल्तान का मुसलसल अंदर झांकते देख उन्होंने हसरत से कहा, मैं डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ मॉम की। सुल्तान ने आबरू उचकाते सेब की बाइट लेते कहा, ये रिस्पेक्ट मुझे भी दे दो। यार डैड, क्या बात कर रहे हैं आप, तो जिगर हैं। सुल्तान ने फरख दिल्ली से सीने पर हाथ रखते कहा, ये लड़की कौन है? अफरोज साहब ने संजीदगी से पूछा। आपकी बहू है। इतना ही सुकून था इस तरफ। क्या तुम पागल हो? ये क्या बोल रहे हो? लहजा जरा सख्त था। हाँ, शायद पागल हूँ। अब वो पसंद आ गई है सुल्तान को। इस बेनियाजी पर अफरोज साहब का दिल अश अश कर उठा। ये पसंद कब तक कायम रहेगी? शायद 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल, या फिर उम्र भर, मैं खुद नहीं जानता। उसके जिक्र पर उसके लब मुस्कुरा रहे थे अनजाने में ही, जबकि फराज साहब बतूर उसके चेहरे की चमक देख रहे थे। नाम क्या है लड़की का? जुन्निशा असलम, और अब जुन्निशा सुल्तान बहरोज। लब दबाते उसने जैसे ही कहा, फरोज साहब ने उलझी निगाहों से देखा। असलम आज अपनी बेटी को ही ढूंढ रहा था। क्या तुम जानते हो ये कितनी बड़ी हमाकत की है तुमने? सुल्तान, क्या तुम उसे किडनैप करके लाए हो या ये खुद भाग? मैं लाया हूँ उठाकर उसे, भाग कर नहीं आई वो। सबस्काई जमी, आंखों में सुर्खी तैर गई, लहजा तेज था। सुल्तान, उसकी माँ कल वफात पा गई है अचानक तबीयत बिगड़ने से। मैं नहीं जानता उसने अपनी बच्ची की गुमशुदगी का सदमा लिया है या कुछ और, पर अब वो नहीं रही। इससे पहले कि फराज साहब कुछ और कहते, पीछे किसी के गिरने की आवाज पर दोनों ने मुड़ते देखा। आज पहली बार सुल्तान बहरोज को मालूम हुआ पांव तले से जमीन सिरकना किसे कहते हैं।